नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागालैंड में दोपहर 1 बजे तक 56% मतदान। नागालैंड और मेघालय में 59 सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। दूसरे इंडिया कोरिया बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री का निवेश का न्योता। कहा, दुनिया की सबसे ज्यादा खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधा करने की कवायद तेज। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसी हफ्ते से मांगेगा सुझाव। 2 महीने बाद समीक्षा कर होगा फैसला। राज्यसभा टीवी पर प्रकाश जावड़ेकर ने 2019 से लागू करने का किया था ऐलान। पीएनबी मामले में 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है धोखाधड़ी की रकम। बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी। पहले के अनुमान से 1,300 करोड़ रुपए और अधिक होने की आशंका। अभिनेत्री श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने में देरी। दुबई प्रशासन से मंजूरी का इंतजार। होटल के बाथ टब में डूबने से शनिवार रात हुई थी मौत। नागालैंड और मेघालय विधानसभा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज वोट डाले जा रहे हैं। नागालैंड और मेघालय में 60-60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में आज 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ नागालैंड और दूसरी तरफ मेघालय की, जहां आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में आज 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेघालय में विलियम नगर सीट से उम्मीदवार की मौत के बाद यहां चुनाव रद्द किया गया, जबकि नागालैंड में नेफ्यू रियो निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं, इसलिए 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। नागालैंड में दोपहर 1 बजे तक 56% मतदान की खबर है। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। हालांकि नागालैंड में दूर दराज के कुछ इलाकों में मतदान केंद्रों पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। राज्य में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मतदान में महिलाएं और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नागालैंड में सभी 2156 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस बल के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक टुकड़ी तैनात की गई है। सभी मतदान केंद्रों को सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। नागालैंड में इस बार के चुनावी मुद्दों में भ्रष्टाचार के अलावा बेरोजगारी, खस्ता हाल सड़कें भी शामिल हैं। नागालैंड की उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा सीट पर भी वोटिंग नहीं हो रही है। इस सीट पर एनडीपीपी प्रमुख नेफ्यू रियो को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। Elaborate all this, but we need a change in our state. We are thinking about, the basic things that, like roads, like provision of good transportation and especially roads. So those things are in mind when we are voting here. The road condition is also there, and then access to electricity and water. And especially here in this colony, there's a lot of scarcity of water also. So we are this time we are looking for a change. वहीं मेघालय में सुबह 11 बजे तक 21% से ज्यादा मतदान की खबर है। मेघालय में भी मतदान को लेकर युवाओं और महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मेघालय की बात करें तो यहां 18 फरवरी को ईस्ट गारो हिल्स जिले में एक बम विस्फोट में एनसीपी के उम्मीदवार जोनाथन एनसंगमा की मौत हो गई थी, जिसके बाद विलियम नगर सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया। इस सीट पर मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग दोबारा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेगा। मेघालय में जहां कांग्रेस अपने काम को आधार बनाकर राज्य पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार और विकास को चुनावी मुद्दा बनाया है। डेवलप होना चाहिए रोड, वो सब चुरा क्या होना है। जो सिलचर जो रोड बहुत खराब था, लेकिन अभी हो रहा है, कुछ चुरा क्या हो रहा है अभी, लेकिन बहुत खराब था।
ये सोनापुर साइड वाला रोड जो गवर्नमेंट चाहिए सर, और क्या चाहिए, जो कि अच्छी आई सरकार और आगे में हम लोग को उन्नति कराए, उसी के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं नए सरकार के लिए। Employment should be the first priority should be there, and after that, because we as a youth, because we don't want to be a taxi driver or we don't want to open any tail counter machines, so we want those. नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों के लिए 9 दलों के 195 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। राज्य के करीब 12 लाख मतदाताओं के लिए 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राज्य में बीजेपी एनडीपीपी के साथ तालमेल करके 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से महज 18 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। मेघालय की 59 सीटों के लिए 361 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के करीब 18,40,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 3083 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मेघालय में कांग्रेस ने 59 और बीजेपी ने 47 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोनों ही राज्यों में परिणाम 3 मार्च को घोषित किए जाएंगे। साथ ही त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसी दिन घोषित होंगे। और आइए हम जानते हैं किस तरह से फिलहाल मतदान चल रहा है। नागालैंड हम रुक करेंगे। कोहिमा में मौजूद है हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा। पंचनन, फिलहाल जो अपडेट था हमारे पास वो 1 बजे तक 56% मतदान का अपडेट है नागालैंड से। क्या इसके बाद और कोई अपडेट आ पा रहा है? और तमाम लोगों से जो आपने बात की, इसके बाद क्या सामने आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति की चर्चा देश में ज़्यादा होती नहीं, लेकिन इस बार किस तरह लोग वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं? क्या मुद्दे हावी हैं या दल हावी हैं? किस तरह का रुख है लोगों का? देखिए, जो इलेक्शन का जो अपडेट है अभी तक पोलिंग का, वो 1 बजे तक करीब 56% का है, जो कि सुबह सुबह बहुत अच्छी वोटिंग होती है यहाँ पर नागालैंड में। नागालैंड हमेशा से अच्छे मतदान के लिए जाना जाता रहा है। वोटिंग अभी फिलहाल सुस्त है, 12:30 बजे के बाद से ये वोटिंग सुस्त है, लेकिन उम्मीद ये है कि 2 बजे से 4 बजे का जो वक्त है उसमें फिर से तेज़ी आएगी, क्योंकि लोग जो घर में है अपना कामकाज निपटाने के बाद फिर से वो वोटिंग करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर मत का प्रतिशत हमेशा अच्छा रहा है और वो अच्छा प्रतिशत यहाँ देखने को मिल सकता है। अनऑफिशियली अभी 1:30 बजे तक के लिए 60% बताया जा रहा है कि ये 60% के आसपास तक वोटिंग हुई है। तो मतदान कुल मिलाकर अच्छा चल रहा है। सुबह 7 बजे के पहले से लोग कतार में खड़े हुए थे, वहाँ पर हमको लोगों में उत्साह भी दिखा और उनसे जो बातचीत हुई उसके बाद लोग कह रहे हैं कि जो बदलाव के लिए वो वोट करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो अस्थिरता रही है और खासकर जो भ्रष्टाचार है और जो प्रशासनिक जो कमजोरी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, तो वो उस स्थिति को बदलना चाहते हैं। इसको आप सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी समझ सकते हैं या लोगों की नाराजगी समझ सकते हैं, क्योंकि उनको एक अल्टरनेट भी दिख रहा है, क्योंकि रियो यहाँ के बड़े नेता हैं और वो एनडीपीपी बीजेपी के अलायंस के साथ है। तो इस बार एनपीएफ और एनडीपीपी बीजेपी का अलायंस, इन दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये चुनाव किस तरफ जा सकता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का फर्क जरूर दिख रहा है। लेकिन जहां तक बात रही चुनाव की, शांतिपूर्ण ये चल रहा है। कुछ एक इंसिडेंट हुए हैं, जो पास का एक जिला है जुबिन होटो, वहां पर एनपीएफ और एनडीपीपी के बीच जो संघर्ष हुआ, जो गोलीबारी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन ये चुनाव उसके बाद भी शांतिपूर्ण लगातार बिना बाधा के चल रहा है और कई जो घटनाएं छिटपुट हुई हैं, लेकिन चुनाव में इसका कोई असर नहीं है। अब देखना होगा किस तरह से आगे वोट जाता है और सबको इंतजार वक्त 3 तारीख का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए पंचनन हमारे साथ। इस समय मेघालय रुक करेंगे। ईस्ट खासी हिल्स में मौजूद हैं हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान। रवीन, मेघालय से ओवरऑल देखें तो किस तरह का अपडेट है आपके पास वोटिंग परसेंटेज को लेकर और किस तरह का उत्साह लोगों में इस वक्त नजर आ रहा है? 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जी देखिए प्रीति, अभी जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें 1 बजे तक करीब 32% मतदान हो गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि अभी ये अंतिम आंकड़े नहीं है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से कुछ आंकड़े आने अभी बाकी हैं। बाकी चुनाव यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बहुत सूक्ष्मता के साथ हर चीज को योजना बनाई है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो दिन अब नहीं रहे जब हम लोग लंबी लंबी कतारें देखा करते थे कि चुनाव में अपने बारी का इंतजार करने के लिए लोग अपना वोट डालने के लिए लंबे लंबे कतार तक बहुत देर इंतजार करना पड़ता था। क्योंकि ये देखिए 18 लाख मतदाता हैं कुल मेघालय में और उनके लिए करीब 3000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो एक मतदान केंद्र पर औसतन करीब 700 से 800 लोगों को मतदान करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें बहुत लंबी कतारों की शायद जरूरत नहीं है और उस हिसाब से उम्मीद है कि
पिछली बार क्योंकि 89% मतदान मेघालय में हुआ था जब 2013 का चुनाव था, तो चुनाव आयोग को इस बार पूरी उम्मीद है कि मतदान फीसदी उससे कम नहीं रहेगा, उससे ज्यादा होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से हिंसा की जो गतिविधि हुई थी 18 फरवरी को आपने जिक्र किया है, उसके बाद चुनाव आयोग थोड़ा सा आशंकित हो गया था। लेकिन उसके बाद जो स्वीप कैंपेन उन्होंने चलाया और दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि इस चुनाव में किसी भी तरह की और हिंसा जो है उसको नहीं होने दिया जाएगा, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला गया। उसके बाद लगता है कि लोगों का जो हुजूम है, लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, उसके हिसाब से वोट प्रतिशत आने इस चुनाव में बढ़ेगा। और इसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग लगातार पैनी नजर बनाए हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर ना हो। वेबकास्ट जो है वो लगाया गया है, स्पेशल फैसिलिटीज जो है वो दी गई हैं वोटर्स को, चाहे वो महिला वोटर हो या फिर वो युवा मतदाता हो जो पहली बार आ रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, या फिर ओल्ड एज मतदाता, खासतौर पर जो डिसेबल्ड हैं यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड जो मतदाता हैं, उनके लिए जो है कुर्सियां, व्हील चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया है, पीने के पानी की यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो देखिए पूरी तरह रेड कार्पेट यहाँ पर उन लोगों के लिए बिछाया गया है। हर तरफ यानी से अपनी तरफ से चुनाव आयोग ने तैयारियों को लेकर कोई चूक नहीं छोड़ी है और अब बारी मतदाताओं की है कि वो अपना मत देने जाएं और इसमें कोई चूक ना करे। आपने जो अपडेट दिया हमें 1 बजे तक 32% मतदान की खबर मेघालय से, वहीं नागालैंड में 1 बजे तक 56% मतदान की खबर है। और 1:30 बजे के आंकड़ों की बात करें तो ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन 60% मतदान नागालैंड में, माफ कीजिएगा, 60% मतदान 1:30 बजे तक हो गया है। लगातार अपडेट आप दोनों से हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए पंचानन मिश्रा आपका और रवीन सिंह शोरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने राज्य की जनता से पारदर्शी चुनाव की अपील की है। उन्होंने राज्यसभा टीवी के संवाददाता पंचानन मिश्रा से खास बातचीत में कहा कि इस बार लोगों में साफ सुथरे चुनाव को लेकर जागृति आई है। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। नागालैंड में चुनाव है, चुनावी माहौल चल रहा है। इस बार सबसे ज्यादा जोर दिया गया है क्लीन इलेक्शन पर। क्या आप कहना चाहेंगे क्लीन इलेक्शन को लेकर? एक अपील भी जारी हुई थी आपकी तरफ से कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना चाहिए और क्लीन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा इस बार बनकर आया है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार लोगों में एक जागृति आई है और लोगों को लग रहा है कि भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक उम्मीद आई है। अब तक लग रहा था भी अंडरग्राउंड मूवमेंट है और कुछ लोग निराश हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से। इस बार लोगों में जिस तरह के केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेके हम आगे आ सकते हैं और क्लीन इलेक्शन होने से अच्छे लोग आ सकते हैं। इस कारण से पूरे क्रिश्चियन समाज के लोग जो हैं, चर्च के लीडर्स, सोशल लीडर्स हो सभी लोगों ने ठान लिया कि इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। ये कोशिश तो कर रहे हैं इस बार। सर, नागा सोसाइटी एक आदिवासी सोसाइटी रही है जहां महिलाओं की स्थिति कह लीजिए कि निर्णायक भूमिका में रहती है। हमेशा महिलाएं पावरफुल पोजीशन में है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा को अगर ले लें तो जब से राज्य बना है 63, पहला चुनाव हुआ 64 में, कभी भी कोई महिला असेंबली में नहीं पहुंची। हालांकि इस बार 5 महिलाएं उस चुनाव में फिर खड़ी हुई हैं। तो क्या कारण आप पाते हैं और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? यहाँ पर जैसे जनजातीय लोग हैं सारे भारत के अंदर, वही परिस्थिति यहाँ पर है। लेडीज आर सेकंड टू नन। वो पूरे क्षेत्र में, सब क्षेत्र में काम कर रही हैं। योग्यता भी है, पढ़े लिखे भी हैं और सूझबूझ भी बहुत अच्छा है। मगर किसी न किसी कारण से जो ये कानून लागू करने में कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए वो पिछले बार एक मामला बन गया। अदरवाइज समाज के अंदर लेडीज़ के लिए श्रद्धा, लेडीज़ के लिए जो सद्भावना रहनी चाहिए और पॉलिटिक्स में आए न आए कुछ दुमत था, मगर यदि कंसेंसस बना तरह से हो को मिला के, उनके संगठनों को मिला के, वो परिस्थिति जो आज बाहर लोग समझते हैं ऐसा नहीं है। कुछ और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मध्य कर्नाटक के दावणगेरे में किसान रैली को संबोधित करेंगे। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये रैली काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर दोपहर में खबरें लगातार जारी। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान।
मिलिंद दुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दिल्ली में आज दूसरे भारत कोरिया बिजनेस समिट के उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कुछ ही देशों में अर्थव्यवस्था के सभी 3 अहम फैक्टर डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड एक साथ मिलते हैं और भारत में ये तीनों मौजूद हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कोरिया। दिल्ली में दूसरे भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खरीदने की क्षमता के आधार पर भारत पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जीडीपी के मामले में जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वी आर ऑलरेडी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय परचेजिंग पावर। Very soon, we will become the world's 5th largest economy by nominal GDP. We are also the fastest growing major economy of the world today. We are also a country with one of the largest startup ecosystems. विदेशी निवेश पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बेहतर कारोबारी माहौल बनाने और फैसले लेने में निरंकुशता को हटाने का काम किया है। We sit positively in day-to-day transactions. We are widening the areas of trust rather than digging into doubts. This represents a complete change of the government's mindset. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ ही देशों में अर्थव्यवस्था के सभी 3 अहम फैक्टर डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड एक साथ मिलते हैं और भारत में ये तीनों मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कोरियाई कारोबारियों को निवेश की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन को वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री बाइक वोन क्यू ने भी संबोधित किया। At a time when India is not only on a growth trajectory, but now on a takeoff stage to take the next level of development. And many things that you have mentioned, which has happened in India, including getting highest FDI, one of the most preferred destinations for investment, all of this is a result and a manifestation of the leadership of the Honorable Prime Minister, who really genuinely believes that we have to bring in not only development, but bring the development at a faster rate in a shortest possible time. And that's why several changes which are taking place in India are moving in that direction to realize that dream. Whether there are macro policy issues, whether there are structural reforms, or whether there are policy changes which are taking place in each of the sectors. Indian economy in the last few years has become a very open economy. It's integrated globally. It invites investment in most sectors. It's made its procedures for investment extremely simple. Our decision making has made doing business in India much easier. Since establishing diplomatic ties in 1973, Korea and India have developed a remarkable economic partnership over the last 45 years. At the beginning, bilateral trade volume stood at a mere $15 million. It has now grown to reach some $20 billion as of 2017, making
making Korea the 11th biggest country for investment in India. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण को सरकार की प्राथमिकता बताया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सालाना बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे और बंदरगाहों पर प्रभावी तरीके से काम हो रहा है और पिछले कुछ सालों से भारत विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। Today, compared to global growth, this is the region which has been providing the growth leadership as far as the world is concerned. In the last several years, India has been on a high growth trajectory itself. And infrastructure creation has been almost on the top of one of India's infrastructure priorities. सरकार ने NCERT पाठ्यक्रम कम करके बच्चों के बस्ते का बोझ घटाने की कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सभी पक्षकारों से इसी हफ्ते से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें यह जानने की कोशिश होगी कि वर्तमान पाठ्यक्रम में से कितना पाठ्यक्रम रखा जाए और कितना हटा दिया जाए। इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर शिक्षा के पक्षकारों, खासकर शिक्षकों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों और अभिभावकों से उनकी राय मांगी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2 महीने बाद सुझाव की समीक्षा होगी और इसके मुताबिक पाठ्यक्रम को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने NCERT पाठ्यक्रम आधा करने और इसे 2019 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने की बात कही थी। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम द पल्स में उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम घटाने से स्कूली बच्चों को अन्य गतिविधियों के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। हमने NCERT को कहा है कि वो पहल करे और इसी सप्ताह में हमारे वेबसाइट पर हम टीचर्स से जो पाठ पढ़ाते हैं कि भाई कौन सा पोर्शन बिल्कुल आवश्यक है और कौन सा पोर्शन अभी नहीं हो सकता, नहीं चल रहेगा तो भी चलेगा। ये सुझाव शिक्षकों से, शिक्षाविदों से, पेरेंट्स से हम मांग रहे हैं और छात्र भी जो पूर्व छात्र है वो भी बता सकते हैं। तो ये सभी छात्र नेक्स्ट 2 मंथ्स, मार्च और अप्रैल तक लोग अपने सुझाव भेजें और भेजने के बाद उसको देखकर ये पोर्शन कम करना और लाइफ स्किल एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वैल्यू एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए हम ये इनिशिएटिव लिया है और इसके सुझाव के आधार पर इस पर आगे नक्शा बनेगा जो आपके सामने देंगे। पीएनबी मामले में धोखाधड़ी की रकम 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। बैंक का अनुमान है कि ये रकम 1,323 करोड़ रुपए और बढ़ सकती है। बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीती रात ये जानकारी दी है। बैंक के मुताबिक 14 फरवरी को पता चला कि नीरव मोदी ने पीएनबी की शाखा से फर्जी तरीके से LOU हासिल किया और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से कर्ज लिया। इस बीच आयकर विभाग ने नीरव मोदी के परिसरों पर तलाशी के दौरान 173 पेंटिंग जब्त की हैं। आयकर विभाग ने गीतांजलि समूह के 66 नए बैंक खाते भी जब्त किए हैं, जिसमें 80.07 करोड़ रुपए जमा थे। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO सुनील मेहता को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी को 6 देशों में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की संपत्तियों का पता लगाने के लिए मुंबई की एक अदालत से अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने लेटर्स रोगेटरी जारी करने की याचिका स्वीकार कर ली है। अब ईडी हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में जाकर सबूत जुटा सकेगी। वहीं CBI ने PNB धोखाधड़ी मामले में 5 बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों यानी CBO से लेन देन का विवरण मांगा है। इनमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को PNB से जारी 293 LOU के जरिए ही इन बैंकों से ही लेन देन हुआ था। एजेंसी ने PNB के 3 महाप्रबंधकों से पूछताछ भी की है। ये अधिकारी बैंक के इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कामकाज देखते थे। बदलते भारत की तमाम जानकारियों के लिए भारत 2018 किताब का आज विमोचन हुआ।
सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के शास्त्री भवन में किताब के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को जारी किया। साथ ही दूर दराज में किताब की पहुंच बनाने के लिए इसे ई बुक के तौर पर भी लॉन्च किया गया। भारत 2018 में सभी जानकारियां पब्लिकेशन डिवीजन संकलित करता है। इसमें सरकार की प्रमुख योजनाओं के साथ अर्थव्यवस्था, विज्ञान, रक्षा क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में हुई प्रगति का विवरण होता है। किताब में दी गई सभी जानकारियों को प्रामाणिक माना जाता है। Referral book for researchers and especially the student community. Given that the student community today gets a lot of its information online, it is appreciable that Publications Division has not only used a traditional source of disseminating information but also understood the digital needs of academicians, researchers and students. जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय आज 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। गुरुवार को उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता होगी। दोनों नेता रक्षा, सुरक्षा और निवेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही रक्षा और सुरक्षा फ्रेमवर्क को आखिरी रूप भी दिया जा सकता है। गुरुवार को ही दिल्ली के विज्ञान भवन में जॉर्डन के किंग का इस्लाम के सार पर संबोधन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बुधवार को वो IIT दिल्ली में तकनीकी क्षेत्र की हस्तियों से मिलेंगे। जॉर्डन के किंग के दौरे को रणनीतिक रूप से खासा अहम माना जा रहा है। साथ ही इससे अरब जगत में भारत के बढ़ते प्रभाव का भी पता चलता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने अब्दुल्ला द्वितीय से अम्मान में मुलाकात की थी। जॉर्डन में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं और भारत वहां शरणार्थी कल्याण कोष में मदद भी कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने में देर हो सकती है क्योंकि दुबई पुलिस ने कहा है कि अभिनेत्री का शव सुपुर्द करने से पहले एक और मंजूरी मिलनी बाकी है। पोस्टमार्टम एनालिसिस के बाद दुबई पुलिस ने मामला दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जो आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी की मौत दुबई के होटल में दुर्घटनावश बाथ टब में डूबने से हुई। दुबई पुलिस के मुताबिक बेहोशी की हालत के कारण यह हादसा हुआ। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके परिवार और भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों को सौंप दी है। इस बीच खबरें ये भी हैं कि दुबई पुलिस ने बोनी कपूर का बयान दर्ज किया है, लेकिन खलीज टाइम्स ने दुबई पुलिस के हवाले से इस तरह की किसी पूछताछ का खंडन किया है। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है। श्रीदेवी की शनिवार देर रात दुबई में मौत हो गई थी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।